वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल, और तीसरा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इस लेसन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकेंगे, ह्यूमन के हार्ट और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर बता सकेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है इस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले या आज के सेशन का फॉर्मली आगाज़ करने से पहले मैं ज़रा एक बात आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, या हम एक मौजू पे बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जब हमने पिछले सेशंस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कैसे फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है। अब सवाल ये आता है कि जो फूड और ऑक्सीजन बॉडी में तो आ गया, स्टमक तक पहुंच गया, अब ये पूरी बॉडी में कैसे जा रहा है? हमारे हाथों तक फूड कैसे पहुंच रहा है, हमारे दिमाग तक फूड के न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है? ये सारे सवालात खड़े होते हैं कि भाई ऑक्सीजन क्या लंग्स तक महदूद है, क्या फूड सिर्फ स्टमक तक महदूद है, या ये बाकी बॉडी पार्ट्स को भी कोई फ़ायदा पहुँचाता है? बिल्कुल पहुँचाता है। ऑक्सीजन भी फ़ायदा पहुंचाता है, फूड न्यूट्रिएंट्स भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन कैसे? क्या ऐसा सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी को इस काबिल बनाता है कि फूड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुंचे? तो वो सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जिसका काम पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, फूड, ऑक्सीजन, ये पूरी बॉडी में सप्लाई करना इसका काम होता है। चाहे वो छोटे से छोटा पार्ट हो या बड़े से बड़ा पार्ट हो, इस सिस्टम के ज़रिए जो है ना वो पूरी बॉडी में तमाम चीज़ें पहुंचती है, एक एक सेल ऑर्गेनेली तक चीज़ें पहुंचती है। ये सिस्टम जड़ों की तरह फैला होता है, जैसे दरख्त की जड़ें होती हैं, जिस तरह से ब्रांचेस फैली हुई होती हैं, ये सिस्टम हमारी बॉडी में इस तरह से फैला हुआ होता है जैसे जड़ें फैली हुई होती हैं। अब देखते हैं कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये सिस्टम में क्या कहते हैं। तो ये सिस्टम का जो तरीका है क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसा फंक्शन करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी बॉडी में किस तरह से ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो इसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है 3 ऑर्गन्स की। एक होता है हमारा हार्ट, एक होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, ये 2, और फिर ब्लड कैपिलरीज। ब्लड वेसल की किस्मों में आता है, लेकिन हम उसको जो है ना वो 2 पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, एक हार्ट और एक ब्लड वेसल। अच्छा, ब्लड वेसल भी मज़ीद आगे डिवाइडेड होता है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने जाते हैं ब्लड वेसल्स पे, तो ब्लड वेसल होता क्या है? तो ब्लड वेसल्स जो है ना वो एक पाइप की तरह होते हैं, एक पाइपलाइंस होती हैं जो हार्ट से बॉडी तक ब्लड पहुँचाते हैं, ब्लड बॉडी से जो है ना वो हार्ट तक पहुँचता है। तो पाइपलाइंस होती हैं। अब वो पाइपलाइन भी 3 किस्मों की होती हैं। पहली किस्म का नाम है आर्टरी, दूसरी का नाम है वेन, तीसरी का नाम है कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स थिक भी होती हैं, थिन भी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क के क्या उनका काम है। तो सबसे पहली जो ब्लड वेसल है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है आर्टरी। अच्छा, ब्लड फ्लो जो करता है वो हार्ट से बॉडी की तरफ करता है, जो ब्लड का फ्लो है, और बॉडी से हार्ट की तरफ। 2 तरह से ब्लड फ्लो करता है। या तो ब्लड जाएगा हार्ट से बॉडी की तरफ, बॉडी के किसी भी हिस्से में चले जाएगा, चाहे हाथ में, सर में, पैरों में, जहाँ जाना चाहे, जहाँ उसकी ज़रूरत हो। या तो किसी भी बॉडी के ऑर्गन से हार्ट की तरफ आएगा। तो आने जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करता है वो ब्लड वेसल्स का रास्ता इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह से आर्टरी। तो जब भी ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ जाना होता है, यानी हार्ट में पंप हुआ और वो बॉडी की तरफ जाना चाह रहा है, तो वो आर्टरी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आर्टरी थिक होती है। अब आर्टरी का इस्तेमाल क्यों करता है, या आर्टरी में ऐसी क्या खुसूसियत है कि आर्टरी का ही इस्तेमाल हो रहा है? तो आर्टरी चूँकि थिक होती है, अब होता है क्या कि हार्ट जब ब्लड जो है ना वो बॉडी की तरफ जा रहा होता है, हार्ट से ब्लड, तो बहुत प्रेशर उसका बड़ा हाई होता है। तो आर्टरी थिक होती है वो प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए। अगर आपने कभी पानी की मोटर देखी हो तो बहुत स्पीड में वो जो है ना वो पानी को बहुत प्रेशर से जो है ना वो पानी को फेंक रही होती है। तो उसके जो पाइप लगाए जाते हैं, जो उसके साथ जोड़े जाते हैं, तो वो बहुत जो हार्ड पाइप रखे जाते हैं या बहुत मजबूत पाइप लगाए जाते हैं ताकि वो पाइप प्रेशर से फट ना जाए। यही वजह आर्टरी की भी है। नेचर ने क्या करा है, कुदरत ने क्या करा है कि वो आर्टरी को थिक रखा है
ताकि वो हार्ट का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सके और हार्ट से बॉडी तक ब्लड को तरीके से पहुंचा सके। अच्छा, आर्टरी के अंदर जो है ना वो अंदर इंटरनल स्पेस होता है, अंदर से हॉलो होती है, लेयर तो उसकी थिक होती है, अंदर से स्मॉल लिन्यूमेन होते हैं या इंटरनल स्पेसेस होते हैं जो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। थिक होती है लेकिन इलास्टिक होती है। रबर बैंड हमने देखा है, रबर बैंड कैसा होता है, खिंचाव होता है जिसके अंदर, इसी तरह से आर्टरी के अंदर भी खिंचाव होता है। अब खिंचाव की क्या वजह है, अब जब प्रेशर से ब्लड जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आर्टरी पे प्रेशर जनरेट करेगा। अब उस प्रेशर को काउंटर प्रेशर लगाने के लिए इलास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि आर्टरी फट ना जाए। अगर जो है ना वो इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो प्रेशर से आर्टरी फट सकती है। तो वो इलास्टिसिटी की वजह यही होती है कि आर्टरी फटे ना या डिस्ट्रॉय ना हो जाए या उसको नुकसान ना हो जाए आर्टरी को, और हमारा ब्लड फ्लो ना ख़राब हो जाए, तो ब्लड आगे तक जाए। अच्छा, हार्ट से आर्टरी का इस्तेमाल करते हुए गया। अच्छा, आर्टरी के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक आर्टेरियोल्स होते हैं, एक थिक आर्टरी हो गई, फिर आगे जाके आर्टरी थोड़ी सी थिन हो जाती है जिसको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं। वो लेस इलास्टिक होती है लेकिन उसमें मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। मसल फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसा मसल का स्ट्रक्चर होता है जो धागे की तरह होता है। धागा कैसा होता है, कपड़ा जब जिससे हम सीते हैं, कपड़ा बनाते हैं, धागा इस तरह से वो फाइबरस फॉर्म में होता है, धागे की तरह बिल्कुल। अच्छा, वो इलास्टिक तो कम होती है लेकिन फाइबरस होती है। मज़ीद जो आगे जो ब्लड फ्लो करती है हार्ट से लेकर, तो वो आर्टेरियोल्स, क्योंकि वो आर्टरी से छोटी होती है, कम थिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, तो मज़ीद क्योंकि आगे इतना प्रेशर कम होता चला जाता है, इतना प्रेशर नहीं होता, तो वो स्मॉल वेसल्स के अंदर चले जाती है, आर्टेरियोल्स के अंदर। आर्टरी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। क्यों करती है, ताकि ब्लड या तो आगे जाए, सही है। अब ब्लड ऐसे ही तो आगे नहीं जाएगा ना भाई, बॉडी के अंदर हाथ में जाना है, पैरों में जाना है, सर में जाना है ब्लड ने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है ताकि ब्लड के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो, रिस्ट्रिक्ट कर देती है ब्लड को आने के लिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लड आ नहीं सकता, और अगर रिलैक्स हो जाएगी तो ब्लड को आगे जाने के लिए जगह मिल जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। वैसे तो हार्ट का एक अपना प्रेशर होता है लेकिन आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर हो जाए तो फिर जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो ये कुछ आर्टरी के बारे में हमारा जो है ना वो एक स्ट्रक्चर था आर्टरी का, एक फंक्शन था कि आर्टरी किस तरह से, आर्टरी का स्ट्रक्चर या फंक्शन एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि अगर हमें हमारी बॉडी को हार्ट से बॉडी तक ब्लड पहुंचाना है तो वो आर्टरी का इस्तेमाल करती है। आर्टरी क्या है, एक तरह का ब्लड वेसल, एक तरह की पाइप है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, सही है, प्रेशर बर्दाश्त करने की उसमें सलाहियत होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट हमारा जो ब्लड वेसल है वो कौन सा है, वो है वेन। वेन का देखते हैं कि किस तरह के उसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह की उसका स्ट्रक्चर होता है और क्या उसका फंक्शन होता है। फिर हम चलेंगे कैपिलरीज की तरफ। स्टूडेंट्स, आर्टरी के बाद जो नेक्स्ट ब्लड वेसल आता है वो है वेन। अब वेन आर्टरी की तरह थिक नहीं होती। अब क्यों थिक नहीं होती, क्योंकि उसको इतना प्रेशर हार्ट से बर्दाश्त नहीं करना होता, क्योंकि वो हार्ट की तरफ लेकर आ रही है, तो इसीलिए उसको थिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब हार्ट की तरफ आ रहा है तो उस पर प्रेशर इतना जनरेट नहीं हो रहा, तो वेन जो होती है वो थिन वॉल होती है। वेन का काम होता है बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लाना। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स कि बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लाने की क्या ज़रूरत है, ब्लड हार्ट से जो है ना बॉडी की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। भाई हम डायरेक्ट जहाँ न्यूट्रिएंट्स फूड के बन रहे हैं हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि भाई वहाँ से, जैसे लंग्स से अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि भाई लंग्स में ब्लड जाए और लंग्स से फिर पूरी बॉडी में जाए। हार्ट तक लाने का मकसद ये होता है क्योंकि हार्ट करता है ब्लड को पंप। अब पंप जब करता है तो एक प्रेशर जनरेट करता है, तो प्रॉपर तरीके से हर जगह ब्लड पहुंच सकता है। अगर वो प्रेशर जनरेट नहीं करेगा तो ब्लड को बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचने में तकलीफ़ आएगी, वो अपने आप नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए हार्ट ज़रूरी है। अच्छा, हार्ट दो तरह के ब्लड जो है ना वो पे काम करता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, देखिए अल्फाज से हम समझते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी द ब्लड विथ ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका बिल्कुल उल्टा, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमने दो किस्म के ब्लड के बारे में बात कर दी।
तो जो हार्ट से ब्लड बॉडी तक जाता है ना, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट, जो हमने आर्टरी की बात नहीं करी, हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती है, तो वो ट्रांसफ़र करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी कौन सा ब्लड ट्रांसफ़र करती है? ऑक्सीजनेटेड। वेन जो ट्रांसफ़र करती है वो करती है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बॉडी से हार्ट तक आ रहा है। जब बॉडी से हार्ट तक आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन बॉडी इस्तेमाल कर चुकी ब्लड से, ब्लड ने सारा ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया। जैसे हमारे पास सामान घर पे डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय आता है, जब वो सारा सामान डिलीवर कर लेता है वो वापस अपनी जगह पर जाता है जहाँ से उसे सामान पिकअप करना होता है। तो वो बिल्कुल हमारी तरह ब्लड भी यही काम करता है डिलीवरी बॉय की तरह, कि हर जगह ऑक्सीजन पहुँचाने के बाद रिटर्न आता है ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट की तरफ। अब हार्ट के पास ऑक्सीजन कहाँ से आता है और किस तरह से हार्ट ऑक्सीजन देता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है ना वो सिर्फ ये समझते हैं कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गई हार्ट की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और समझने की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेन। अच्छा, 2 किस्म की वेन्स मौजूद होती है। वेन का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक वेन तो अभी हमने बात कर ली कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो बॉडी से आ गया हार्ट तक। अब एक होती है प्लूमिनरी वेन। अभी प्लूमिनरी वेन क्या होता है? ये वेन के काम से उल्टा काम करती है। वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो बॉडी तक लेकर जाती है। इसी तरह से आर्टरी के साथ भी यही है। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना बॉडी तक, लेकिन प्लूमिनरी आर्टरी क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। तो ये थोड़ा सा जो है ना एक किस्म का पेचीदगी है, सही है। अच्छा, अब हम चलते आगे की तरफ। अब ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि भाई इतने छोटे छोटे टाइनी सेल होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी नर्व्स कैसे पहुंचेगी वहाँ तक? हाँ, क्योंकि आर्टरी तो बहुत थिक होती है और बहुत जो है ना वो साइज़ में भी बड़ी होती है। तो इतने छोटे छोटे सेल्स जो हमें अपनी आंखों से नज़र भी नहीं आते, उन तक ये सारा ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा? तो उसके लिए नेचर ने बनाई है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज बहुत टाइनी वेसल्स होते तो बिल्कुल पाइपलाइन की तरह ही, जैसे आर्टरी और वेन होती है, लेकिन बहुत टाइनी होते ताकि इन छोटे छोटे ऑर्गन्स की तरफ, सेल की तरफ ब्लड जा सके और ऑक्सीजन मिल सके। तो बहुत टाइनी होते हैं। एक तो टाइनी भी होते हैं, उसके बाद जो है ना गैसियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, यानी उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उनको ऑक्सीजन दे दिया। तो ये काम भी जो है ना वो कैपिलरीज़ के अंदर हो रहा होता है। भाई उन सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमने दे दिया, कैपिलरीज़ ने दे दिया ऑक्सीजन। फिर उनसे बदले में क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनसे ले लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर एंड में सारी कैपिलरीज़ कंबाइन होकर वेन बनी। वही आर्टरी से कैपिलरीज़ की तरफ, वही कैपिलरीज़ कंबाइन हुई, आगे जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वही कैपिलरीज़ मिलकर वेन बन गई, और फिर वेन का एक स्ट्रक्चर दूसरा आ गया। तो ये नेचर का एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी में रोज़, हर मिनट, हर सेकंड हो रहा होता है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है, हर एक सेल को जो है ना वो मिल रहा है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन का एक कंक्लूजन देख लेते हैं, कि रिव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारे हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन या फूड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन हमें एक ब्रॉड आइडिया मिल गया। हमने ब्लड वेसल पढ़ा कि ब्लड वेसल कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होता है और एडेप्टेबल होते हैं कि वो एक प्रॉपर किस्म का फंक्शन अंजाम दे सकें। फिर हमने जो है ना वो उनके काइंड्स के बारे में भी पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।